first question says the distance of a planet from the sun is 5 times than the distance between Earth and the sun. So let's say अगर यहाँ है sun and यहाँ पे है Earth, okay? तो जो ये डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में 5 टाइम्स डिस्टेंस पे एक और प्लैनेट सिचुएटेड है कहीं यहाँ पे, कुछ इस तरह से. एंड ऑब्वियसली जो ये डिस्टेंस दे रखा है 5 टाइम्स, ये एवरेज मान के आपको दिया रखा है, बिकॉज ऑब्वियसली जो प्लैनेट्स होते हैं उनका जो मोशन होने वाला है अराउंड द सन दैट इज एलिप्टिकल. वो कभी सन के पास भी होंगे, कभी दूर भी होंगे, हमेशा सेम डिस्टेंस पे नहीं रहने वाले हैं. तो ऑन एवरेज ये आपको गिवन है कि 5 गुना ज़्यादा डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा है जो ये वाला प्लैनेट है, राइट. अब इस क्वेश्चन में पता क्या करने को बोला गया, यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट. इस प्लैनेट का टाइम पीरियड पता करना है कि कितने सालों में सन का एक चक्कर पूरा लगाएगा ये. एंड फॉर दिस विल यूज द केपलर्स थर्ड लॉ, जो क्या कहता है कि टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर के क्यूब के, वेयर टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट एंड आर इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट. एवरेज डिस्टेंस अगेन तभी बोल रहे हैं बिकॉज इट इज एलिप्टिकल, हमेशा सेम तो रहेगा नहीं. एवरेज डिस्टेंस जो हम मानेंगे दैट विल बी द आर. अब यहाँ पे बिकॉज हमें दो प्लैनेट्स के मोशन को कंपेयर करना है, अर्थ को एंड जो ये सेकंड प्लैनेट है इसके मोशन को, राइट. तो आपस में देखो कैसे कंपेयर करेंगे. यूजिंग दिस लॉ आई कैन राइट t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब. जहाँ पे जो ये t1 एंड r1 है ये अर्थ के लिए वैल्यूज़ हैं टाइम पीरियड एंड डिस्टेंस की. सिमिलरली t2 एंड r2 जो ये वैल्यूज़ हैं ये दूसरे प्लैनेट के लिए. अब देखो अर्थ के लिए t1 की जो वैल्यू है उसको मैं लिखूंगा 1 साल, t1 की वैल्यू 1 है. t2 हमें फाइंड करने को बोला गया एंड हमें ये भी पता है कि जो डिस्टेंस है दूसरे प्लैनेट का वो 5 टाइम्स है एज कम्पेयर टू अर्थ. दैट मीन्स r2 जो है दैट इज 5 टाइम्स r1. यहाँ पे r2 की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 5 टाइम्स r1 इसका क्यूब. इसका मतलब 125 इंटू r1 क्यूब. ओके एंड यहाँ से कैंसलेशन हो जाने वाली है एंड वी गेट t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125. इट मीन्स जो t2 है वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 125. स्क्वायर रूट ऑफ 125 को फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 25 जो कि कितना हो जाएगा 5 इंटू रूट 5. ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर बिकॉज देखो जो ये है 5 इंटू रूट 5 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 1 और ये कितना है 5 की पावर हाफ. 5 की पावर 1 एंड हाफ है ये, 5 की पावर 3/2 इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन भी देखो बिल्कुल सिमिलर है, खुद से आपको सॉल्व करना है एंड डू लेट मी नो इट्स आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सेकंड क्वेश्चन में हमें करेक्ट रिलेशनशिप बताना है एरियल वेलोसिटी का. अब जो एरियल वेलोसिटी होती है इसके बारे में आपने केपलर्स के सेकंड लॉ में पढ़ा है. तो केपलर सेकंड लॉ सेज दैट dA/dt जो एरियल वेलोसिटी है, मतलब कितना एरिया स्वीप किया जा रहा है किसी प्लैनेट के द्वारा कितने टाइम में अराउंड द सन, राइट, दैट इज इक्वल टू L अपॉन 2m. This relationship is very important. dA/dt aerial velocity that is equals to L upon 2m where L is the angular momentum. Okay. L को फर्दर हम ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं m into v into r. Okay. This is the expansion of the angular momentum and division में है 2m, m से m कटेगा. So this comes out to be equal to 1/2 into vr. कुछ हद तक देखो मिलना शुरू हो गया इन ऑप्शंस के जैसा हमारा ये ऑप्शन, लेकिन अभी भी दूर है बिकॉज यहाँ पे है लीनियर वेलोसिटी और यहाँ पे ओमेगा गिवन है ऑप्शंस में एंगुलर वेलोसिटी. एंड वी नो द कन्वर्जन दैट v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर. तो अगर मैं v को यहाँ पे ओमेगा इंटू आर करता हूँ तो ये रिलेशन क्या बन जाने वाला है, हाफ इंटू ओमेगा का स्क्वायर इंटू आर. इसका मतलब जो एरियल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर के. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. थर्ड क्वेश्चन, एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन एलिप्टिकल ऑर्बिट. अलग अलग देखो डिस्टेंसेस आपको दे रखे हैं. एक बार उसका डिस्टेंस है r1 जब वो क्लोजेस्ट है सन के, एंड जब वो बहुत दूर है, सबसे दूर है, फारदेस्ट अवे, तो उसका डिस्टेंस है r2. तो डायग्रामेटिकली थोड़ी सी बात कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज द सन एंड दिस इज रफली द एलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट. एंड ये डिस्टेंस है प्लैनेट का सन के सेंटर से, दिस इज r1 एंड जो ये सबसे ज़्यादा वाला डिस्टेंस है इसको r2 बोला गया. ओके जब प्लैनेट यहाँ पे होगा. एंड वेलोसिटीज जो है लीनियर वेलोसिटीज प्लैनेट की वो बता रखी हैं 2 पॉइंट्स पे v1 एंड जब यहाँ पे है तो है v2.
व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज लीनियर वेलोसिटीज v1 एंड v2 की जो रेशियो है वो आपसे पूछी गई है इन द टर्म्स ऑफ द रेशियोज ऑफ द डिस्टेंसेस। अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो फॉर दैट हमें यूज करना पड़ेगा सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ, जो कि ये कहता है कि जब एक प्लेनेट सन के अराउंड रोटेट करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, राइट। लेट्स से इफ m इज द मास, v1 is the linear velocity at this point, r1 is the distance between the planet and the sun, जब वो planet यहाँ पे है, तो this will be the angular momentum of the planet at this point. सिमिलरली अगर प्लैनेट वो घूम के यहाँ पर भी आ जाता है, जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो इसके इक्वल ही रहेगा, जो कि बेसिकली कितना रहेगा m इंटू वी टू इंटू आर टू, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी v2 है और डिस्टेंस r2 हो चुका है। मास सेम रहेगा, मास नहीं बदलेगा प्लैनेट का, राइट। मास को इट मीन्स हम कैंसिल आउट भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो v1 इंटू r1 इज इक्वल्स टू v2 इंटू r2। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v1 बाई v2 दैट इज इक्वल्स टू r2 अपॉन r1, एंड यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1। फोर्थ क्वेश्चन, एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, वो r डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ पे रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ, एंड एक और सैटेलाइट है जिसका मास 2m है, वो डबल डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड। ये भी वैसे काफ़ी रिलेटेड ही है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था। चल देख लेते हैं। यूजिंग द केपलर्स थर्ड लॉ, t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब, राइट। फर्स्ट सैटेलाइट की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए देखो टाइम को ऐसे ही रखते हैं, बिकॉज टाइम पीरियड्स की हमें रेशियो निकालनी है, तो t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही है लेफ्ट साइड, इज इक्वल्स टू राइट साइड पे हम क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस जो है दैट इज 2r एंड 1r, तो मैं लिखूंगा r का क्यूब अपॉन 2r का क्यूब इस तरह से। ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 8 इंटू आर का क्यूब, आर क्यूब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाने वाला है, राइट। एंड t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/8, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 8, राइट। बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट कर लिया, इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू रूट 2। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस फिगर एलिप्टिकल ऑर्बिट हमें अगेन शो कर रखा है किसी प्लेनेट का अराउंड द सन, दो अलग अलग एरियाज को शेड करके यहाँ पे शो कर रखा है, एक तो एस सी डी, तो जो ये वाला पार्ट है पूरा, एंड द एस ए बी, तो ये वाला एरिया है, ओके। एफ टी वन इज द टाइम फॉर द प्लेनेट, जितना वो लेता है सी से डी तक जाने में, ओके। यहाँ उसको टाइम लग रहा है t1, एंड t2 उसको टाइम लगता है a से लेके b तक आने में, दिस इज द टाइम t2। देन आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द केपलर्स सेकेंड लॉ विच सेज दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट इज सेम थ्रू आउट इट्स जर्नी, राइट। दैट मीन्स जो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी है ये किस चीज़ के इक्वल होता है, L/2m के, है ना। इसका मतलब कांस्टेंट रहता है। अब अगर डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो है ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डेल्टा ए और डेल्टा टी आपस में लीनियरली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस रेशियो से ये बढ़ेगा उसी रेशियो से इसको बढ़ना पड़ेगा, तभी जो दोनों की रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अगर मान लो ये बढ़ जाए लेकिन ये ना बढ़े, या फिर ऐसा बोलो कि इसको हमने ट्रिपल कर दिया लेकिन ये सिर्फ डबल हो रहा है, वैसे केस में दोनों की रेशियो कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एरिया डबल है तो वहां पे टाइम भी प्लेनेट को डबल लगेगा, डबल एरिया स्वीप करने में डबल टाइम लेगा, राइट। तो बिकॉज यहाँ पे हमें बता रखा है जो ये वाला एरिया है ये एस एरिया के डबल है, तो इसका मतलब जो टाइम भी है वो भी यहाँ पे क्या लगेगा, प्लेनेट को डबल लगेगा। सो जो t1 है ये डबल होने वाला है एज कंपेयर टू t2। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दिस इज अनदर प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट वन, if a is the aerial velocity of a planet of mass m then what will be its angular momentum। है तो ये बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन, लेकिन अगर ट्राई करोगे इसको सॉल्व करने की, ट्राई करके देखो, हो सकता है कई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन के जैसा लगे, बिकॉज है भी। द ट्रिक
लाइज इन दिस पर्टिकुलर थिंग कि नोटेशन यहाँ पे सिर्फ ए बता रखी है एरियल वेलोसिटी की, राइट। आमतौर पे हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, दैट डी ए बाई डी टी दिस इज द एरियल वेलोसिटी, और ये इक्वल होती है किस चीज़ के, एल अपॉन टू एम के। लेकिन इस क्वेश्चन में इस पूरी एरियल वेलोसिटी को ए नोटेशन से लिखा गया है। तो इसका मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम भी आपको पूछा गया तो सिंपली आप क्या बता दोगे, एल इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम इंटू ए। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उससे पहले तो सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। आर एंड टी की अलग अलग पावर्स में बेसिकली ग्राफ्स आपको दे रखे हैं, राइट। कौन सा ग्राफ इनमें से सही है? गौर करो, यहाँ पे आर एंड टी का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ आर क्यूब एंड टी स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब एंड टी स्क्वायर है, और यहाँ पे आर एंड टी लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है जल्दबाजी में गलती में इस ऑप्शन को टिक लगा दें। ठीक है, आर क्यूब है, टी का स्क्वायर है। स्क्वायर या क्यूब्स जब भी होते हैं आमतौर पे ग्राफ जो होता है हमारा इस तरह का बनता है, लाइक अ कर्व, राइट। तो मे बी ये वाला ऑप्शन हो, लेकिन नहीं, दिस इज नॉट द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर बिकॉज जो आर क्यूब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, या कह लो जो टी स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। और अगर ये दोनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, मतलब जिस रेशियो से ये बढ़ेगा उसी रेशियो से ये बढ़ेगा। जिस प्रोपोर्शन से पहली क्वांटिटी बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन से दूसरी बढ़ रही है, तो ऐसे केस में दोनों का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाता है।